नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अब आगरा में 100% टीकाकरण कराने वाले ग्रामीणों को 30 लाख रुपए के विकास कार्य की सौगात मिलेगी। ये पैसा सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं के समाधान पर खर्च होगा। राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड बनवाने और सफाई कार्य को भी प्राथमिकता मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिन गांवों में 100% टीकाकरण होगा उनको सरकार से कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। उस गांव में सांसद निधि से 20 लाख रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य कराए जाएंगे। इस धनराशि से सड़क, नाली, खरंजा, पानी की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम्य विकास निधि से भी 10 लाख रुपए गांव की दशा सुधारने में खर्च होंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से जीवन की रक्षा तो होगी ही, गांव में भी विकास कार्य तेजी से होंगे। विकास कार्य पर 30 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। ऐसे में लोग टीका लगवाएं। सीएमओ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है, अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी तक जिले में 6 लाख से ज़्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। टीका लगवाने से खुद के साथ परिवार और दूसरों का भी कोरोना से बचाव होगा। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव बास्तेमई में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेड़ पर नाबालिग का शव लटका देखा। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव बास्तेमई के निकट रेलवे लाइन पर भट्टा लेबर ईंट पथाई का काम कर रही है। भट्टे पर हमीरपुर, बांदा, औरैया सहित कई जनपदों के लेबर लगी हुई है। उन्हीं में से हमीरपुर का रहने वाला एक 15 वर्षीय नाबालिग भी अपने परिवार के साथ काम करता था। घर में शादी होने के कारण सभी लोग घर पर गए हुए थे, लेकिन मृतक घर से नाराज होकर चला आया था। आज दोपहर उसका शव रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये कल आया था गांव से, आन के आया। आज इन्हें सुबह बासी रोटी खाई दो और ये 11 बजे तक यहाँ खेलता रहा और बस ये 11:30 बजे जाने फांसी लगाई। जानकारी कैसे हुई? जानकारी ये एक बच्ची थी यहाँ पर कपड़े साफ कर रही थी। सुबह ने देखो कि जो क्या कर रहा हूँ, वहाँ झूल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो बच्ची आई, सुबह ने अल्लाह। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया। कहाँ का रहना? ये ग्राम बारगुआ का है, जिला हमीरपुर है, मझगुआ थाना है इसका। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र में विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। ये पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला मूले का है, जहां 19 वर्षीय संदीप के पड़ोस में ही उसकी चचेरी बहन माधुरी की आज बारात आ रही थी, जिसकी सजावट का काम संदीप कर रहा था। सजावट करते समय संदीप विद्युत करंट की चपेट में आ गया। विद्युत करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर परिजनों को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। जो हमारा चचेरा भाई है संदीप। कैसे क्या ये घटना हुई? ये वो करंट लगा इसको। कैसे क्या कर रहे थे ये वो शादी थी ना, तो वो बांध रहा था ऊपर झल्लर, उसी से लगा फिर नीचे गिर गया। कहाँ के निवासी थे ये? नगला मूले। तो बारात क्या कब आ रही थी? आज ही आ रही थी। आज मौके पे ही मौजूद थे? क्या पर वो वहीं हो गई, यहाँ लाए तो वहीं पे हो गए, लेके आए अपनी संतुष्टि के लिए। कानपुर में सक्रिय भिखारी गैंग का बड़ा नेटवर्क। 7 बच्चों को एसीपी ने भीख मांगते पकड़ा। वो बोले रोजाना कमाते हैं 700 से 1000। स्लम एरिया के बच्चे हो रहे टारगेट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से है, जहां पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण ने बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। कमिश्नर ने पूरे शहर के थाना प्रभारी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी सहित क्राइम ब्रांच को बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाने वाले माता पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और जो ऐसे गिरोह हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वालों का बड़ा नेटवर्क चप्पे चप्पे में फैला हुआ है। गैंग के सरगना स्लम एरिया के बच्चों को भीख मांगने के लिए ठेके पर लाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद रेड लाइट पर भीख मांगने के लिए उतार देते हैं।
ये खुलासा परेड चौराहे से भीख मांगने वाले 7 बच्चों को पकड़े जाने पर हुआ। कर्नलगंज एसीपी त्रिपुरारी पांडे की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि एक बच्चा करीब 700 से 1000 रुपए तक रोजाना कमाता है। इसमें से ठेकेदार बच्चों को 200 रुपए देता है। एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि उन्होंने 7 बच्चों को चौराहे से पकड़वाया है। फिर बच्चों को दफ्तर में ले जाकर खिलौने, टॉफी, जूस समेत अन्य सामान देकर पहले उन्हें सामान्य करने की कोशिश की। सिविल ड्रेस में महिला सिपाहियों को उनसे पूछताछ में लगाया गया। पहले तो बच्चे कुछ भी बताने से मना करते रहे, लेकिन बाद में बताया कि एक ठेकेदार मोहल्ले के सभी बच्चों को रेड लाइट पर भीख मांगने के लिए भेजता है। किसी ने बताया कि पिता शराबी है तो वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। कानपुर नगर पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। ऐसे बच्चे जिनको सड़क पर लगाया जाता है भीख मांगने के लिए, उनको बचाने का, और इसमें आज और कार्रवाई करते हुए ऐसे 7 और बच्चों को रिकवर किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो एक थाना सरकार ने बनाया है, वो इसमें कार्रवाई कर रहा है। इन बच्चों को रिकवर करके सुरक्षित सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई का उनका प्रबंध किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो इन बच्चों को इस काम में लगा रहे हैं, और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं और थोड़े से पैसे के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। और हम लोग की पूरी चेष्टा है, हमें आशा है कि इस तरीके से सड़क पर किसी बच्चे से भीख मंगवाना या और किसी कार्य में दुरुपयोग करना, इसको तत्काल रोका जा सकेगा। ये बच्चे जहां स्कूल इनको जाना चाहिए वहां पे जाएंगे और ठेकेदार या इनके माता पिता जो इस काम में इनको झोंक रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गंगा दशहरा का पर्व सनातन परंपरा में अपना अलग महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। वहीं पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून यानी आज मनाया जा रहा है। इस बार का गंगा दशहरा का पर्व बेहद खास है क्योंकि इसी दिन बृहस्पति शनि देवता के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में वक्री होने जा रही है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं आज गंगा दशहरा के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाटों पर गंगा स्नान और घाट पर आरती करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। बता दें, कोरोना काल में घर पर ही पूजा अर्चना करने की सलाह दी जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा भी हर की पौड़ी क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र को सील किया हुआ है। अनाउंसमेंट के जरिए भी श्रद्धालुओं को सूचित किया जा रहा है। वहीं स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को डिस्टेंसिंग से स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास फिरोजाबाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने राम मंदिर की जमीन की खरीद पर कहा कि उन्हें क्या मतलब उस समय अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उन्हें मारा था। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर और अखिलेश यादव के जिला पंचायत चुनाव के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को प्रभु सद्बुद्धि दे और सही सोचने की ताकत भी दे। सर आप यहाँ प्रभारी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आदरणीय मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और मेरे छोटे भाई की तरह। कोई चुनाव अखिलेश यादव जी सांसद चुने गए हैं बिना किसी अधिकारी के संचालन के और बिना निर्वाचन अधिकारी के प्रमाण पत्र के शायद लोकसभा के सदस्य नहीं हो सके। हम सब विधानसभा के सदस्य हैं, सारे एसडीएम हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब जिला पंचायत के चुनाव में जिसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत ने चुनाव कराने का जिम्मा दिया होगा तो उसके द्वारा कराया जा रहा है। उसमें न तो अखिलेश जी से पूछना है, न मायावती जी से पूछना है, न भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना है। संवैधानिक व्यवस्था को
अगर अखिलेश जी तोड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री थे, संशोधन कर दिए होते। हमारे मुख्यमंत्री की वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता ने नकार दिया। मैं तो कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता हमसे नाराज़ हैं कि हमारे प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ईमानदार हो तो हमको नकार दिया, प्रशासन कहीं गलती करे तो हमारा दबाव हो गया। तो अखिलेश जी के बारे में हम क्या टिप्पणी करें। अखिलेश जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। प्रभु उन्हें स्नेह भी दे और प्रभु उन्हें सही सोचने की ताकत भी दे। साथ ही आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि हमने कभी नहीं सुना है कि ये पार्टी भी है। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाने वाली पार्टी है, सपा के पास में जनता है न समर्थन। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी सपा को कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। न चंदा दिया, न एक ईंट के लिए पैसा, बल्कि कार सेवकों को मारा उनके पूज्य पिताजी ने। जब हम इस समय निर्माण कर रहे हैं तो दिन भर रजिस्ट्री ऑफिस में बैठकर रजिस्ट्री देख रहे हैं। पैसा हमारा, पैसा हमारे ट्रस्ट का, जो विधि सम्मत होगा वह होगा। कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। उसके लिए हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कितनी गति मिली है, ये देखने के लिए वह फिरोजाबाद आए थे। समीक्षा करने आए प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कुछ और कैंप लगाने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के 73 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, यहाँ तक कि गेहूं की खरीद से संबंधित भी चर्चा की गई। कि कानून के द्वारा जो काम कराया जा रहा हो कैसे बदल दीजिए। तो कैसे बदल दें जब संविधान में लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर कह रहा है डीएम साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे, तो ग्राम्य विकास मंत्री कैसे कह दें बीडीओ साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे। अखिलेश जी कर सकते हैं, उनकी सरकार कर सकती है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी नियम से काम करती है, कानून से काम करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। जिला पंचायत के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात की प्रशंसा की, हमारे एमएलए एमपी की प्रशंसा की कि किसी ने दखल नहीं दिया, अपनी सरकार का कोई दबाव अपने अधिकारियों पर नहीं बनाया। इसकी सराहना मैं समझता हूं कि जब अगली बार अखिलेश यादव से मिलेंगे तो वो भी करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की लाने की तैयारी कर रही है, सर आगे क्या रणनीति चल रही है? अच्छा, मैं मंत्री हूँ सरकार का, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचार के लिए नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार आएगा तो सबसे पहले फिरोजाबाद के पत्रकारों से शेयर करूंगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर, अयोध्या में सर जमीन को लेकर मेयर के भतीजे पर आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की है। सपा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है। सर, किस तरह देखती है सरकार? आम आदमी पार्टी आरोप लगाने की पार्टी ही है और सपा का काम, उसके पास न जनता है, न जनसमर्थन है, न तो बहुमत है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी सपा को कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। चंदा तो दिया नहीं उन्होंने एक ईंट के लिए, गोली चलवाई, कार सेवकों को मारा उनके पूज्य पिताजी ने। और जब हम उसको निर्माण कर रहे हैं तो रजिस्ट्री दफ्तर में बैठ कर दिन भर रजिस्ट्री देख रहे हैं। पैसा हमारा, हमारे ट्रस्ट का, दर्द उनके हो रहा, तो उनसे क्या मतलब है उसका? जो विधि सम्मत होगा, न्याय संगत होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें उनसे पूछने की थोड़ी ज़रूरत है। आप कौन, आम आदमी, आप पार्टी क्या कह रहे हैं मैं जानता नहीं कौन सी पार्टी है वो। उत्तर प्रदेश में इस नाम की कोई पार्टी हमने सुना नहीं। आज आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम हुआ कोई ऐसी पार्टी है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। दरोगा जी पर वर्दी का नशा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि एक सफाई कर्मचारी से ही पंगा ले लिया, क्योंकि दरोगा द्वारा करहल नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी से अभद्रता का मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों के चेहरे पर मास्क न होने का विवाद करहल में चर्चा का विषय बना हुआ है। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत मुख्य लिपिक अजमत राहत के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को दरोगा अमित कुमार के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। मामला बिगड़ता देख उप जिलाधिकारी रतन वर्मा ने मोर्चा संभाला और तहसील मुख्यालय पर दरोगा और सफाई कर्मचारी रविंद्र कुमार वाल्मीकि के बीच समझौता कराया।
समझौते के दौरान एसडीएम, सीओ अशोक कुमार, एसओ सहित 2 दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी मौजूद थे। समझौता होने के बाद करहल नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी काम पर वापस लौट गए। चौराहे पर आज सफाई करा रहे थे, भीगने के कारण मास्क लगा हुआ था, मेरा हट गया था। उस समय हम कम करा रहे थे, जब गाड़ी भी थी हमारे पास, ट्रैक्टर भी था, लेबर भी लगी हुई थी, झाड़ू भी थे, तो उतना हमें दबरबाजी आकर मेरा गलमान पड़ गया। बच्चे गाली दौलत दी, मारपीट भी मेरे साथ की। क्यों? मास्क मेरा हट गया था भींगे से कारण। और वहाँ व्यवस्था करा रहे शहर की, तमाम पानी भरा हुआ था, व्यवस्था देख रहे थे, हटा रहे, सब सफाई करा रहे, जिससे जनता परेशान ना हो। उस समय जनता के बीच में उन्होंने मेरे साथ बेइज्जती और भद्द तरीके गाली गलौज दी। उस दिन हम सफाई कर रहे थे, ड्रेस पहना हुआ था मैं, नगर पालिका वाली, झाड़ू भी हाथ में था, फिर भी परेशान कर रहे थे कि कार्ड दिखाओ। मैं अपनी मम्मी पापा की ड्यूटी करता हूँ, कार्ड मेरा कहाँ से होगा? कौन परेशान करता है आपको? अमित कुमार। कौन है ये पुलिस वाले दरोगा अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी अंत्योदय को और पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस माह का राशन वितरण 20 जून से 30 जून तक होगा। कार्ड धारकों को जून माह में 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी। प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि जून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न बांटने की अंतिम तिथि 30 जून होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न मिल पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जा सकेगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलो चावल, पात्रग्रस्ती राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से, पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न यानी कि प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाएगा। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी ले सकेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर भी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। यूपी में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक छूट मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुल जाएंगे। शादी समारोह और धर्म स्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100% उपस्थिति हो सकेगी और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना जरूरी होगा। रेस्टोरेंट और मॉल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभी 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग पॉइंट्स सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी। मॉल्स की दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणी उद्यान और पार्क अपने पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ न जुटे। लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल हो, 2 गज की दूरी का पालन किया जाए।
कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए व्यापक पैमाने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन के लिए भतीजों ने चाचा का गला घोंट दिया। चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के बिलौली गांव के रहने वाले अंतराम यादव दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। लॉकडाउन के चलते घर आया। 1 महीना पहले इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तभी से उसका भाइयों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात खाना खाकर अंतराम यादव बरामदे में सो गया। उसी समय भतीजों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। शोर होने पर आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी भतीजों को उनकी ननिहाल से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, रात्रि में चाचा और भतीजे आपस में शराब पीकर लड़ गए और उसमें जैसा कि बताया गया है, दिखाया गया है कि भतीजों ने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम पंचायत वर्ग पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोनों भतीजे हैं, अक्यूज्ड हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया।